नमस्कार। आज हम मनोविज्ञान के इतिहास में एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं, जॉन बी वॉटसन और व्यवहारवाद का उदय। हमारे पास साइकोलॉजी हेल्थ केयर का एक लेख है और हम इसी के जरिए वॉटसन के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है वॉटसन के उन आइडियाज को गहराई से देखना जिन्होंने साइकोलॉजी की, आप कह सकती हैं, दिशा ही बदल दी, और ये जानना कि उनका असर आज भी क्यों है। और देखिए शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। वॉटसन के उस दावे से वो कहते थे, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो। हाँ, वो मशहूर कोट। और मैं किसी एक को चुनकर, चाहे डॉक्टर, वकील, कलाकार, यहाँ तक कि चोर या भिखारी, कुछ भी बना सकता हूँ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो माहौल की ताकत पर कितना ज्यादा यकीन करते थे। मतलब एक तरह से बहुत रैडिकल सोच थी उस जमाने के लिए। सही बात है, क्योंकि वॉटसन से पहले साइकोलॉजी में क्या चल रहा था? ज्यादातर वो संरचनावाद और प्रकार्यवाद। हाँ, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। ये स्कूल मन की बनावट या उसके काम करने के तरीके को समझने पर जोर देते थे। और तरीका क्या था? ज्यादातर आत्मनिरीक्षण, मतलब अपने अंदर झांक कर देखना। बिल्कुल। जो कि आप समझ सकते हैं बहुत सब्जेक्टिव था, मतलब उसे मापना परखना मुश्किल था। बिल्कुल। इसीलिए साइकोलॉजी थोड़ी फिलॉसफी जैसी ज्यादा लगती थी, साइंस कम। अच्छा। हाँ, तो वॉटसन आए 1913 में और उन्होंने अपना वो मशहूर लेख लिखा, साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इट। और उससे उन्होंने सीधी चुनौती दी। क्या कहा उन्होंने? उनका सीधा तर्क था कि भाई, अगर साइकोलॉजी को एक असली साइंस बनना है तो उसे सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम देख सकें, माप सकें। यानी कि व्यवहार, हमारा बर्ताव। एग्जैक्टली, बिहेवियर। उन्होंने वो चेतना या मन की अवस्थाएं, इन सब के अध्ययन को, उसको सिरे से खारिज कर दिया, कहा ये सब अवैज्ञानिक है। सारा जोर था स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स पर, मतलब कोई बाहरी उत्तेजना हुई और हमने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, बस इसी का अध्ययन करो। और उनका मानना था कि ये सब सीखा हुआ होता है। हाँ, उनका मानना था कि व्यवहार सीखा जाता है, हमें हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण ढालता है। वो जो हेरिडिटी या जीन्स वाली बात है, उसे उन्होंने कम महत्व दिया। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो फिर उन्होंने इसे साबित करने के लिए क्या किया? मतलब सिर्फ कहा या कुछ करके भी दिखाया? करके दिखाया। और यहीं पर आता है वो 1920 का प्रसिद्ध और हाँ, आज के मानकों पर काफी विवादास्पद लिटिल एल्बर्ट प्रयोग। लिटिल एल्बर्ट, हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, इसमें वॉटसन और उनकी सहयोगी थी रोजाली रेना। उन्होंने दिखाया कि कैसे डर जैसी भावनाएं भी, मतलब कंडीशन की जा सकती हैं, सिखाई जा सकती हैं। कैसे किया था ये? उन्होंने एक छोटा बच्चा लिया, एल्बर्ट, उसे एक सफेद चूहा दिखाया जिससे वो पहले डरता नहीं था। फिर जब भी चूहा उसके पास लाते तो पीछे से एक जोर की डरावनी आवाज करते। ओह। कुछ ही बार ऐसा करने पर बच्चा सिर्फ चूहे को देखकर ही डरने लगा, आवाज के बिना भी। बाप रे! मतलब डर को कंडीशन कर दिया। बिल्कुल। इससे उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भावनाएं भी सीखी जा सकती हैं, वो उत्तेजना प्रतिक्रिया का ही नतीजा है। जाहिर है इस प्रयोग और वॉटसन के इन विचारों का साइकोलॉजी पर तो बहुत गहरा असर पड़ा होगा। पड़ा नहीं, जबरदस्त असर पड़ा। वॉटसन के काम ने व्यवहारवाद को, बिहेवियरिज्म को, आप मानिए लगभग 50 साल तक अमेरिकी मनोविज्ञान में सबसे प्रमुख बना दिया। 50 साल? हाँ, और इसने बीएफ स्किनर जैसे जो बाद के बड़े बिहेवियरिस्ट थे, उनके लिए जमीन तैयार की। और इसके सिद्धांत सिर्फ लैब में नहीं रहे। कहाँ इस्तेमाल हुए? शिक्षा में, थेरेपी में, बच्चों की परवरिश के तरीकों में, यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग में भी इसके सिद्धांत इस्तेमाल हुए। अच्छा, लेकिन इसकी आलोचना भी तो हुई होगी, क्योंकि ये थोड़ा, मतलब इंसान को एक मशीन की तरह नहीं देख रहा, सिर्फ बाहरी व्यवहार पे फोकस करके। बिल्कुल सही कहा आपने। आलोचना खूब हुई। बहुत लोगों को लगा कि ये नजरिया इंसान के अंदर की दुनिया, उसके विचार, उसकी भावनाएं, यहाँ तक कि उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन सबको नजरअंदाज कर रहा है। ये व्यवहार को कुछ ज्यादा ही सरल बना देता है, ऐसा माना गया। बिल्कुल। और इसी असंतोष से आगे चलकर वो कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति हुई, जिसने फिर से मन और सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना शुरू किया। एग्जैक्टली, जिसने मेंटल प्रोसेस को वापस साइकोलॉजी के सेंटर में लाने की कोशिश की। तो क्या हम ये माने कि आज वॉटसन का व्यवहारवाद उतना प्रासंगिक नहीं रहा? देखिए, प्योर बिहेवियरिज्म शायद आज डोमिनेंट मॉडल ना हो, लेकिन जॉन बी वॉटसन की जो विरासत है वो बहुत गहरी है। किस तरह से? उनका जो जोर था वैज्ञानिक कठोरता पर
ऑब्जेक्टिविटी पर किस सबूत मापने योग्य होने चाहिए, ये चीजें आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी की नींव का हिस्सा हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और कई सारे क्षेत्र जैसे बिहेवियरल थेरेपी है या सीखने का विज्ञान, लर्निंग साइंसेस, वो आज भी काफी हद तक उसी नींव पर बने हैं जो वॉटसन और उनके साथियों ने रखी थी। तो कह सकते हैं कि वॉटसन ने मनोविज्ञान को एक जरूरी वैज्ञानिक दिशा दी, भले ही वो पूरी कहानी नहीं थी। उन्होंने हमें सिखाया कि बाहरी व्यवहार को समझना भी कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए अंत में सोचने के लिए एक बिंदु हम छोड़ सकते हैं। जरूर। वॉटसन का दृढ़ विश्वास था कि माहौल ही सब कुछ है, वही हमें आकार देता है। आज जब हम जेनेटिक्स, न्यूरोसाइंस के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्या हम वाकई मानते हैं कि पर्यावरण हमारी शख्सियत को ढालने में हमारी विरासत या जीन से ज्यादा ताकतवर है? या फिर ये एक कहीं ज्यादा पेचीदा, एक जटिल इंटरैक्शन है जिसे शायद अकेला व्यवहारवाद पूरी तरह से नहीं समझ पाया था? सोचने वाली बात है।